अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान की सियासत में एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी बहुत पुरानी रवश है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन पहली बार हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो सियासी मामलात हैं वहाँ हर तरह का इल्ज़ाम इस्टेब्लिशमेंट पर लगाया जा रहा है और खुलेआम लगाया जा रहा है। पहले ज़रा छुप के कुछ ढकी छुपी बात होती थी, तो अभी पाकिस्तान की सियासत बिलखुसूस अगर हम सिंध की तरफ देखें, कराची में जो एमक्यूएम के धड़े इकट्ठे हो रहे हैं, इमरान खान साहब तो इसको भी इस्टेब्लिशमेंट की चाल कह रहे हैं। तो क्या वाकई जितने भी धड़े एमक्यूएम के एक दूसरे से जो नाराज़ थे, खफा थे, वो इस्टेब्लिशमेंट के कहने की वजह से इकट्ठे हुए हैं? कामरान टिसौरी साहब जो कि गवर्नर हैं सिंध के, उनके पास ऐसा कौन सा जादू है कि उन्होंने जब ये मूव शुरू की, उन्होंने जैसे इनिशिएटिव लिया तो हर तरफ से मस्बत जवाब आना शुरू हो गए? तो जाहिर है कुछ टाइमिंग है, अगर आप उसको देखें तो वो भी हुस्न इत्तेफाक नहीं लगता कि ऐसे धड़े जो बहुत अरसे तक एक दूसरे से नाराज़ थे, एक दूसरे की खुलकर मुखालफत की, एक दूसरे के साथ सियासी इख्तलाफात हैं, एक दूसरे के साथ बहुत शदीद नज़रियाती इख्तलाफात हैं और किसी हद तक कहीं कहीं हमें ज़ाती इख्तलाफ भी नज़र आए, लेकिन इसके बावजूद तमाम इख्तलाफात को भुला कर ये तमाम धड़े अब एक होने जा रहे हैं। क्या ऑब्जेक्टिव है? क्या वो 1 पॉइंट एजेंडा है? वो अचीव होगा, नहीं होगा? क्या वाकई ये सारे धड़े एक दूसरे में जम हो जाएंगे और वापस हम गदा कौमी मूवमेंट को देखेंगे जैसे वो पहले होती थी, या ये जो जमातें हैं, ये जो ग्रोह हैं, ये अपने अपने नामों के साथ, अपनी अपनी पहचान के साथ एक दूसरे के साथ रहेंगे? तो आज के प्रोग्राम में हम बुनियादी तौर पर यही गुफ्तगू कर रहे हैं। पाकिस्तान की सियासत में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन उसके बारे में फिर किसी नशिस्त में बात करेंगे जी। तो आज हमने दावत दी अपने प्रोग्राम में पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल साहब को, जिनकी ज़ाहिर कराची की पॉलिटिक्स में बहुत अहमियत है। उनके ऊपर भी यही था, जब उनकी जमात बन रही थी तब भी कहा जा रहा था कि इस्टेब्लिशमेंट ने ये जमात बनाई है। उनका जितना भी आप जो भी उनकी पॉलिटिक्स को देखते हैं तो हमेशा उनके ऊपर ये छाप रही। तो क्या वाकई इसमें कोई सदाकत है या नहीं? और अभी उनको किसने कहा कि वो सोचने लग गए हैं और ये फैसला कब करेंगे? एक वर्कर्स कन्वेंशन इन्होंने बुलाया था और उसको क्यों बैकआउट कर लिया, वो क्यों मीटिंग नहीं हो सकी? कुछ उसके ऊपर भी काफ़ी अफवाहें, वो भी हम पूछेंगे जी। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा कमाल साहब, आपने हमें वक्त दिया। बुनियादी सवाल तो सबके जहन में यही आता है कि अब ऐसा क्या हो गया, क्या हो गया ऐसा कि एमक्यूएम के तमाम नाराज़ लोग एक दूसरे से मिलने लगे? आफाक साहब जो बिल्कुल लगता था कि अलग थलग हैं और अभी भी लोगों का ख्याल था वो वापस नहीं आएंगे। नहीं, मैं अपनी बात कर सकता हूँ आपसे, और वो ये कि अब ऐसा ये हो गया कि देखिए 7 साल पहले जब हमने ये बात सारी शुरू की थी तो डेफिनेटली यहाँ पर शहर में अल्ताफ़ हुसैन साहब की पार्टी थी और वो जो है वो यहाँ पर 20-22 लोग रोज़ाना मरते थे। मेरी कौम के लोग जो है वो रोज़ाना झंडे में लपेट कर उनकी लाशें शुहदा कब्रिस्तान में दफनाई जाती थीं। यहाँ पर सिंधी मुहाजिर पख्तून बलोचों में आपस में लड़ाइयाँ थीं। फिर जो है वो लोग लापता हो रहे थे, वो उस वक्त जो है उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को नाम लेकर जो है गालियाँ बकते थे, नरेंद्र मोदी को आवाज़ लगाते थे कि भाई हमें मदद दो, हमें सियासी पनाह दो, तो सो ऑन एंड सो फोर्थ। और उसका जो है उसकी रिफ्लेक्शन मशहूर पूरे पाकिस्तान को ये पता था ये मुहाजिरों के बाबा कौम हैं ये, ठीक है, जो ये बोल रहे हैं वही मुहाजिर समझते हैं, वो मुहाजिरों की भी यही रिफ्लेक्शंस हैं। तो बीइंग ए उर्दू स्पीकिंग, मैं आई वाज पार्ट ऑफ दैट पार्टी, आई लेफ्ट दैट पार्टी इन 2013। और मैंने अभी जैसे कहते हैं ना कि अपने जैसे कहते हैं ईमान का नशीला दर्जा है कि आप जो बुराई को दिल में बुरा समझ कर अलग हो जाएं, ठीक है, फिर उसके बाद ज़ुबान से बोलें, फिर ताकत से रोकें, ये ना दर्जात। तो हमारे पास उस वक्त जो है वो ईमान की जैसे कहते हैं निचले दर्जे पे रहते हुए अपनी सेनेटरशिप को छोड़कर खामोशी से हमने अलग ही इख्तियार कर ली। लेकिन अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, हम देख रहे थे ये तमाम चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही और पैदर पे रोज़ाना जो है, तो हम अपनी आसाइश को और पूरी बड़ी बिल्कुल कंफर्टेबल लाइफ को छोड़कर, मैं अपनी फैमिली को छोड़कर मैं और अनीस खान खानी 3 मार्च 2016 को यहाँ पर आए। और जिस वक्त 9-0 खुला हुआ था, अल्ताफ़ हुसैन साहब की स्पीचेस चलती थी, सारे लोग उधर खड़े हुए थे सारे, और हम 2 लोगों ने आकर उनको चैलेंज किया और ये कहा बबांगे दोहल कि भाई जो ये फरमा रहे हैं, फरमाते हैं रोज़ाना, ये मेरी कौम के रिफ्लेक्शन नहीं है, एंड वी डिसओन है। अच्छा, आप सबसे पहले थे जिन्होंने इख्तलाफ किया और बड़ा खुलकर इख्तलाफ नहीं, किया? हम ही थे, हमने जो और उस वक्त आपको कोई डर, उस वक्त आपको किसी ने रोका? उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट ने आपको कहा, ये कहा कि जाओ इख्तलाफ करो, या ये कहा कि भाई क्यों कर रहे हैं? देखिए अब तो सब चीज़ें जाहिर हो गई ना। अगर एस्टेब्लिशमेंट ने कहा होता तो फिर मुझे वो सीटें भी दिलवाती, फिर मुझे जो है वो पैसे भी देती, फिर मेरे शहर भर में मेरे झंडे भी, मेरी तस्वीरें भी लगी होती, फिर हमारे जो है वो तो एस्टेब्लिशमेंट तो अगर मदद करती है, चीज़ें करती नहीं, ये हमारी भाई अगर और इससे एक और स्टेप आगे जाते हैं, अगर एस्टेब्लिशमेंट का ही होता तो आप 2016 में मेरे आने का तो एस्टेब्लिशमेंट से टैग कर सकती है, मेरे पास आपको मैं तो अपने सबूत ही दे सकता हूँ सारी ये एविडेंस। लेकिन 2013 में मुझे किस एस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि तुम एमक्यूएम की सेनेटरशिप छोड़कर चले जाओ?
ये तो कोई इल्जाम नहीं लगाता ना मुझ पर कि 2013 में मैं छोड़कर गया हूँगा तो एस्टेब्लिशमेंट ने मुझे और इस्काम खानी को कहा होगा कि पार्टी छोड़ दो। भाई अगर मुझे एस्टेब्लिशमेंट के काम आना है या उसका टाउट बनना है या उसके लिए काम करना है तो वो मैं एमक्यूएम को छोड़कर ज्यादा बेहतर काम करूंगा या एमक्यूएम में रह के ज्यादा बेहतर काम करूंगा। और मैं तो एमक्यूएम का जो है वो कि कोर कमेटी जैसे कहते हैं कि आप जिसे कहते हैं किचन कैबिनेट, मैं तो अल्ताफ हुसैन साहब की किचन कैबिनेट का हिस्सा था, मैं तो राब्ता कमेटी का मेंबर था, मैं तो सेनेटर था। अनीस कायम खानी तो राब्ता कमेटी में थे जब वो छोड़ कर गए। तो हमें कौन सी एस्टेब्लिशमेंट है बेवकूफ जो ये कहेगी कि भाई तुम्हें तो हमारे लिए काम करना है, तुम पीएसपी छोड़ दो, अलग हो जाओ, ये तो नहीं कह सकते। तो हमने पहले भी अपनी कन्विक्शन पे और जब हमारे सामने से पर्दे उठे हमने मौत के बाद होने वाले सवालात के डर से कि अल्लाह ताला को हमने क्या जवाब देना, उसको तो झूठ नहीं बोल सकते कब्र में कि हमें नहीं पता, जब अल्लाह ताला ने सारे पर्दे हमारे सामने उठाए हमने छोड़ दिए। वो रास्ता ठीक नहीं था, हमने वो छोड़ दी। फिर उसके बाद हम आए और हमने आकर जो है वो ये जो कहा आप सबके सामने 22 अगस्त 2000 जो है वो 16 को ही जो है वो अल्ताफ हुसैन साहब नारा लगा देते हैं पाकिस्तान मुर्दाबाद का और उस दिन एमक्यूएम खत्म हो गई। 23 अगस्त को एमक्यूएम पाकिस्तान बना दी जाती है। नाउ हियर द इशू स्टार्ट्स कि वो जो लोग सारा मैंडेट हमारी तरफ आ जाना था, वो मैंडेट जो है उर्दू, चूंकि उर्दू बोलने वाला सबसे बड़ा तबका है इस कराची में और हैदराबाद में, तो वो मैंडेट जो है वो पीएसपी और एमक्यूएम पाकिस्तान में स्प्लिट हो गया। वो किसने करवाया? नहीं, वो जिसने भी करवाया। अभी इसकी तो 7 साल हो गए ना इस वाली बात को, तो अब हम इसके ऊपर नहीं जाते किसने करवाया, सबको सारा पता है। आज की बात करते हैं, मैं आपको सिनेरियो समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ ताकि आप इसको मैं आपके सामीन और नाजरीन इस कॉन्टेक्स्ट को समझ सकें। अगर आप बिट्स एंड पीसेज में इसको देखेंगे ना नहीं समझ में आएगी बात। तो वो जब स्प्लिट हो गया सारा और लोग कुछ मायूस हो गए, वो बैठ गए, तो इन 7 सालों में ना तो पीएसपी खत्म हुई ना एमक्यूएम खत्म हुई और दोनों अपनी अपनी जगह पे मौजूद। हम इलेक्शन भी लड़ते हैं एक दूसरे के खिलाफ। उससे हुआ यह है इन 7 सालों में कि शहर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि हुक्मरान जमात सिंध में, उसको पहली दफ़ा ये उम्मीद होने लगी कि वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के जोर पर, कारकर्दगी की बेस पर नहीं, कारकर्दगी तो उनको पता है कि 50 सालों में उन्होंने क्या किया है, सिंध में खाक उड़ रही है, कराची को उन्होंने जो है वो लाड़काना बना दिया है, खंडर बना दिया है। लेकिन अपनी एडमिनिस्ट्रेशन की पावर पे, अपने आरओस की पावर पे, अपनी पुलिस की पावर पे वो ये समझते हैं, अपने ऑफिसर्स की पावर्स पे ये समझते हैं कि वो ये शहर जो है उसको टेक ओवर कर सकते हैं। अच्छा सर, यहाँ रुकिए, आपकी गुफ्तगू आप कर रहे हैं जब से इस मर्जर की जहाँ बातें हो रही हैं, मर्जर के बारे में मैं आती हूँ, ऐसे लगता है कि पीपल्स पार्टी का जो एक उनकी सियासत के खिलाफ आप लोग इकट्ठे हो रहे हैं, बट पीटीआई को ये लग रहा है कि आप उनका जो फुटप्रिंट आया, पहले तो ये बताइए कि आपके ख्याल में कितना आया, वाकई उनको लगता है कि वो इतने बड़े हैं, बिकॉज आपका कुछ अर्सा उनके साथ एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप रहा है। वो कहते हैं जी कि हमें यहाँ से निकालने के लिए कराची से आप सबको इकट्ठा किया जा रहा है। देखिए, मैं पीपल्स पार्टी के बाद में आता हूँ उधर, आप जो तो एक पीपल्स पार्टी को ये गुमान हो गया इसी तरह से कि वो शहर ले सकती है, ठीक है, और पीपल्स पार्टी अगर ये शहर ले ले, सिंध का जो शहर है वो फिर और कोई भी उनको जो रेजिस्टेंस नहीं रह जाएगी। सिंध का भी बुरा, इंटीरियर सिंध का भी बुरा असर हो जाएगा, क्योंकि अगर इंटीरियर सिंध की भी कोई आवाज़ उठनी है तो वो कराची से उठनी है, हम उठाएंगे उनके लिए भी। हम ही अगर फारे हो गए तो फिर जो है वो फिर तो अल्लाह ही हाफिज़ है ना, फिर सूबे में फिर आपको आने के लिए वीज़ा लेना पड़ेगा। फिर पंजाब से अगर आप आएंगे यहाँ पर तो सिंध का वीज़ा लेना पड़ेगा, रियासत बन गई है। दूसरी बात यह कि आप आ जाते हैं पीटीआई की तरफ। पीटीआई को उसको पता है कि उसको मैंडेट जो है वो दिया गया है, दिलवाया गया 2018 में। अब तो बात कोई छुपी हुई नहीं है ना, अब वो सबको पता है सारा, इतनी इसके ऊपर गुफ्तगू हो गई नेशनल कैनवस पे। लेकिन डेफिनेटली पीटीआई चूंकि महरूमियाँ हैं तो पीटीआई का एक जो है एक पॉपुलैरिटी तो है, जो एक वेव तो है, और वो वेव डेफिनेटली जैसे जैसे चीज़ें आ रही हैं, इसलिए इमरान खान साहब जो कहते हैं ना कि जल्दी इलेक्शन कराओ ताकि उनकी वेव जो है वो ख़त्म ना हो। जल्दी जैसे टाइम गुजरता चला जाएगा उनकी तमाम हक़ाइक़ जो खुलते चले जाएंगे तो लोग अपने ओरिजिनल शेप पर आते चले जाएंगे। तो अगर जो कह रहे हैं पीटीआई वाले वो ठीक कह रहे हैं, वो ठीक है, इतनी हद तक ठीक कह रहे हैं कि भाई अगर हम ये जो सारा सिलसिला जुड़ता है तो उससे जो है वो यहाँ पर जिन पार्टियों ने अपनी इजारादारी कायम करने का सोच रखा है उनको धचका पहुंचेगा। लेकिन कोई ये करा रहा है? नहीं, कोई नहीं करा रहा, कोई नहीं करा रहा। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि भाई देखें, हमने अपनी, भाई कोई कैसे करा सकता है? मैं 7 सालों तक ये बात सुनना गवारा नहीं की है मैंने, आज भी मैं सुनना, मेरे अगर अंदर की बात करें, मेरा ईगो तो ये कहता है नहीं सुनो ये बात। हमने एक, इसलिए कि मुझे अपनी कही हुई बातें याद है, हमने तो टिका कर मुखालफत की है, खुलकर मुखालफत की है, हमने कोई मुनाफत नहीं की। आज अगर मैं मुफाहमत चाहता हूं तो मैं इसमें भी मुनाफत नहीं चाहता। ये मुफाहमत सिर्फ एमकेएम के धड़ों के साथ ही क्यों सोच रहे हैं आप? क्योंकि यहाँ पे जैसे आप खुद कह रहे, एक पीटीआई का वेव है,
पी टी आई को कोई ना कोई मैंडेट भी मिला। अभी हमने देखा जो खान साहब ने कंटेस्ट किए थे इलेक्शंस, आप देखिए कि MQM पाकिस्तान का वोट देखिए, अपना देखिए और उनका देखिए। तो आप उनके अगर आपने इस कराची को सही करना है तो आपने खान साहब के बारे में क्यों नहीं सोचा? देखिए, मैं खान साहब का फ्यूचर नहीं देखता, मैं PTI का फ्यूचर नहीं देखता। आप तो आज की बात कर रही हैं, 2019 में उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने 10 महीने हम पर, जबकि इमरान खान को वज़ीर आज़म बने हुए 8-9 महीने हुए थे, उनको अंदाज़ा हो गया कि कराची में 14 सीटें लेने के बावजूद भी वो कराची नहीं चला पा रहे। तो मुस्तफ़ा कमाल और उसकी पार्टी को जम होने के लिए उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने 2019 से 2020 तक 10 से 11 महीने हमें हर तरह की कोशिश कर ली, हर तरह की कोशिश कर ली। उसी दौर में फिर मैं नहीं माना तो फिर मुझ पर केसेस बने, नैब केस बना, रेफरेंसेस आए, हम नहीं गए, हमें सब कुछ मिल रहा था। आप उनका फ्यूचर नहीं? मैं नहीं देखता उनका फ्यूचर, इसलिए कि उन्होंने 4 सालों में जो कारकर्दगी दिखाई है और जिस तरह के इश्यूज अब निकल कर आ रहे हैं, मैं PTI का फ्यूचर, इमरान खान साहब का फ्यूचर नहीं देखता। जिस पीपल्स पार्टी के खिलाफ है आप और जिस MQM के साथ इत्तेहाद करने जा रहे हैं आप, वो MQM उनकी इत्तेहादी बन जाती है, वही MQM PTI की इत्तेहादी बन जाती है। आप पीपल्स पार्टी के साथ क्यों इत्तेहाद नहीं कर लेते अगर आपको कराची के मसाइल? बहुत ज़बरदस्त हो जाता, अगर ये होता तो हम सब लोग जमी हो जाते, पीपल्स पार्टी के कारकुनान बन जाते। लेकिन उनके पास देखें कारकर्दगी नहीं है, उनके पास जो है वो गवर्नेंस नहीं है। उनको इतना अच्छा अल्लाह ताला ने मौका दिया, 50 सालों से वो समहाउ द अदर हुक्मरानी में रहे। पिछले 15 सालों में इतनी देर तक तो किसी की भी हुक्मरानी पूरे पाकिस्तान में कहीं रही नहीं है। आज सिंध जो है वो पाकिस्तान का मॉडल सूबा होना चाहिए। कराची जैसा शहर जो पाकिस्तान का में 8,000, अभी हम 3,500 अरब रुपए कमा कर देते हैं, इस नामसाइब हालात के बावजूद, तो कराची को 8,000 अरब रुपए कमा कर देना चाहिए वफाक को। पीने का पानी आप देते, पहले आता था नलकों में, अब नहीं आता, खरीद कर पीना पड़ता है। पीने का पानी घर पे आता नहीं है, सीवरेज का पानी घर से बाहर जाता नहीं है, कचरा उठाने वाला कोई नहीं है, रोड नहीं है, अस्पतालों में दवा नहीं, स्कूल में तालीम नहीं, रात में लाइट नहीं, सुबह गैस नहीं। ये हालात हैं कराची के। 2.5 लाख नौकरियां दी हैं कराची पीपल्स पार्टी ने, 2.5 लाख। एक नौकरी कराची हैदराबाद वालों को नहीं है। पहले यहाँ पर कोटा सिस्टम पे MQM बनी 40 साल पहले, आज उस कोटे पे भी कोटा नहीं मिल रहा। उस 40% कोटे पे भी जाली डोमिसाइल बनाकर इस शहर के गरीब लोगों का कोटा भी जो है वो MQM जिसकी तरफ आज आप देख रहे हो, जिसका फ्यूचर आपको बेहतर लग रहा है, मैं डेफिनेटली मैं होप देखता हूँ। आप कह रहे हैं दूसरी तरफ फ्यूचर नहीं है ना, पीपल्स पार्टी का PTI इनका बेहतर है, तो ये तो बार बार जाकर उनके साथ बैठ जाते हैं। सही कह रही हैं आप। तो हम जो है वो जो बात आज हम यही हमने, हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, जो बात आज हम बाहर बैठकर कर रहे हैं, ये बैठकर कमरे में बैठकर मैं टीवी पे करने के बजाय अगर मुझे मौका मिले कि हम कहीं पे, और हमने तो बात पहले से की है, तो हम कमरे में बैठकर ये वाली बात करेंगे। जो आपने बातें करनी है वो मैं आपसे पूछूंगी। जरा एक ब्रेक ले लेते हैं जी। हमारे साथ मौजूद है मुस्तफ़ा कमाल साहब, जो कि सरबराह है PSP के, पाकिस्तान सरजमीन पार्टी। इनकी पार्टी का मुस्तकबिल क्या होगा, क्या जम होने का, मर्जर होने का मतलब ये पार्टी खत्म हो रही है, ये भी पूछेंगे ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। हमारे साथ मौजूद है मुस्तफ़ा कमाल साहब। मुस्तफ़ा कमाल साहब, आपने कहा कि वो बातें आप अंदर जाके करना चाहते हैं। अभी अगर मैं आपसे पूछूं, आपने एक पार्टी बनाई, आपने इस पार्टी की एक पहचान भी बनाई, आपने बहुत कोशिश की, एक पॉलिटिकल एक्टिविटी आपकी रही इतने अरसे में। मैंडेट शायद आपको वो नहीं मिला, बल्कि आपका जो वोट बैंक है वो बतदरीज हमें कम होता हुआ नजर आया। एक तो वो वजह बताइए कि वोट बैंक क्यों कम हुआ आपका कराची शहर में। दूसरा ये कि आपकी पार्टी ख़त्म हो जाएगी, वापस एक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जैसे एक पहले एक अम्ब्रेला था वो हो जाएगा, या आप अपनी पार्टी को लेके जा रहे हैं एक कोलेशन में? क्या आपकी आखिरी बात से दूसरी बात से मैं शुरू करता हूँ, फिर उस पर आता हूँ पहली वाली बात पे। पहली तो ये बात है कि देखिए, इस बात का भी डिसीजन नहीं हुआ है। हमारे टोटल 3 कॉन्टेक्ट्स हैं MQM से। 2 गवर्नर ने एक दफ़ा हमें बुलाया था उन्होंने, दूसरी दफ़ा वो हमारे पास आए थे, उनसे तो अबूरी किस्म की सरसरी सी बात हुई, कोई बात नहीं। फिर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई अपने डेलीगेशंस के साथ यहाँ पर आए थे और इसी जगह पे बैठकर उन्होंने कहा कि हम जो है हमें मुल्क की इन्हीं तमाम शहर के हालात की वजह से हमें साथ मिलकर जद्दोजहद करनी चाहिए। ये एक पहला ऑफिशियल कॉन्टेक्ट था। हमने ये बात सुनी, ये बात मानी। अभी इसकी इंटीग्रिटीज़ तय होना बाकी है कि उसकी शेप क्या होगी, उसका सिस्टम क्या होगा। ये 2-4 लोगों की पार्टी नहीं है। डेफिनेटली एक हमने एक बड़ा काफिला, बड़ा एक मजमा जमा किया अपने साथ, कमिटेड लोग हैं, हार के साथ जुड़ने वाले लोग हैं, हर जुबान बोलने वाले हमारे पास लोग हैं। तो उसका अभी सिलसिला जो है वो होना है, उसकी जो है वो अभी चीज़ें आगे तय होनी है। अभी वो तय नहीं हुई है और उस पर जब आएंगे तो हम उसमें बताते चले जाएंगे। हमारी कोई प्री कंडीशंस नहीं है, वी आर फ्लेक्सिबल। हम बात करेंगे, जो सही बात होगी वो मानेंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये आपने पहले बात की कि हमारा वोट
बैंक कम बतदरीज जो है वो कम होता चला जा रहा है। इसके दो हिस्से हैं, एक तो आखिरी इलेक्शन है ये वाला, और इमरान खान साहब वाला। हमने तो उस पर कैंपेन ही नहीं की, हमें 24 घंटे तक पहले ये भी नहीं पता इलेक्शन भी हो रहे नहीं हो रहे, ठीक है ना, आपको पता है उसके सीन सारे। दूसरा ये सारा सिलसिला जो जब से एक बैक ड्रॉप पे तो बहुत सारी चीज़ें शुरू हो चुकी थी, तो हम अगर इलेक्शन में हिस्सा लेने जाते और मैं उतरता, हमने इलेक्शन में हिस्सा लिया है तो डेफिनेटली मुझे एमक्यूएम के खिलाफ तकरीरें करनी होती, मुझे जो है वो सारा, तो हमें एक फील थी इस वाली तमाम चीज़ों की। तो हमने ये आखिरी ये दो इलेक्शंस हैं, हमने हमारे लोग खड़े थे पहले से, चूंकि खड़े हुए थे, चूंकि इलेक्शंस की डेट्स बहुत आगे पीछे हुई, तो हमने उस पर इलेक्शन कैंपेन नहीं की। तो इसको कंसीडर ना करें, अदरवाइज अगर आप वैसे कंसीडर करते हैं तो मैं NA 249 से शुरू करूँगा, जो कि जनरल इलेक्शन में 2018 के बाद जो है, 2018 में क्या हुआ सबको पता, उसकी मैं डिटेल में नहीं जाता, मेरे पास वीडियोस हैं कि हमारे रिजल्ट्स चल रहे थे कि अरशद वोरा के NA 254 पे 326 पोलिंग स्टेशनों पे 21 पोलिंग स्टेशनों का सिर्फ रिजल्ट आया था 21, और अरशद वोरा के टीवी पे रिजल्ट चल रहे थे 8,222 वोट, 1,500 वोटों से आगे, और 305 पोलिंग स्टेशनों का रिजल्ट आना बाकी था, 305, और सिर्फ 21 का आया 8,222 वोट। जब 305 और RTS सिस्टम 9:16 पे खराब हो गया आखिरी रिजल्ट, जब वो 305 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आया 3 दिन के बाद, तो उन 305 पोलिंग स्टेशनों में सिर्फ 700 वोट, 700, और 21 पोलिंग स्टेशनों पे 8,222 वोट। इसी तरह से 3 रिजल्ट हमारे तीनों का यह हाल था। तो ये मेरे पास वीडियोस मौजूद हैं जो रिजल्ट चल रहे थे। अच्छा, एक और जमात भी है यहाँ पे, जमात इस्लामी, जिसके बारे में अगर आप आम स्ट्रीट्स पे, बिकॉज आई डोंट बिलोंग टू कराची, लेकिन मैं स्ट्रीट्स पे जब लोगों से बात करती हूँ तो वो कहते हैं उन्होंने बड़ा फलाही काम किया, वो बड़े एक्टिव है, उनके साथ क्यों अलायंस नहीं होता आप जैसे लोगों? देखिए, जमात इस्लामी हम गए थे उनके पास, उनके धरने पे, जब उनका धरना जो है वो एक तरह से वहाँ पे लोग नहीं आ रहे थे, लेकिन वो कराची की बात कर रहे थे, तो हमने समझा कि नहीं, पीपल्स पार्टी को ये मौका नहीं मिलना चाहिए कि कोई जमात कराची की बात करे, तो वो नाकाम हो गई। तो उनके वो जब उन्होंने क्रिकेट मैच शुरू कर दिए थे अपने धरने में, तो लोग नहीं आ रहे थे, फिर उन्होंने जो फूड फेस्टिवल शुरू कर दिया था, तो मैं अपनी लोगों के साथ जो है गया, और मैंने जाकर ये बात की कि मैं आपके अगर पीपल्स पार्टी को वहाँ से आवाज़ लगाई कि आप इनकी बात सुने, जो भी जायज़ बातें, और हम इनकी तायीद करते हैं, अगर ये कहेंगे तो हम इनके झंडे के नीचे, अपनी झंडा भी लेकर नहीं आए, इनके झंडे के नीचे इनके कैंप में आकर बैठने के लिए एज अ कराचीट तैयार है। ये पॉलिटिक्स में होता नहीं है, हमें पता है कि हमने और उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ना, लेकिन हमने ये काम किया, हमने इस पर सियासत नहीं की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा मुझे इस पर हमने कभी बात नहीं की, लेकिन उनकी तरफ से बड़ा कोल्ड बिहेवियर हमेशा से रहता है रहा, और उन्होंने उसको रेसिप्रोकेट नहीं किया इस वाली बात को। और हमने जब उन्होंने धरना था, उनको धरना, हमारा धरना भी उसके बाद शुरू होने वाला था, तो हमारा प्लान था कि एक जगह वो बैठे रहेंगे, एक जगह हम। हमारे धरने की जैसी डेट करीब आई, उन्होंने अपना रात के 2 बजे व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो पॉइंट लिखकर जो है रात के 2 बजे पीपल्स पार्टी से मुआहदा करके धरना खत्म कर दिया। 3 दिन के बाद हमारा धरना शुरू हो गया। कोई कंसल्ट नहीं किया उन्होंने। अच्छा। तो हमें लगा कि फिर वो शायद सोलो फ्लाइट के चक्कर में है सारी चीजें। यकीनन उन्होंने जो है वो बहुत सारे करोड़ों रुपए लगा दिए उन्होंने एडवर्टीजमेंट पे और अपनी तशहीर पे। हमारे पास तो पैसे नहीं है, लेकिन अगर काम और कारकर्दगी की बात करें तो आखिरी आदमी शहर में को डेवलप करने वाला मैं हूँ। नेमतुल्लाह साहब का वो नाम लेते हैं, उन्होंने शहर बनाया, वो तो मर गए, वो तो नहीं है, और मुझसे पहले थे। उसके बाद मेरा दौर आया था और मैंने जो है वो मेरे ज़माने में नेमतुल्लाह साहब का फिर कोई नाम लेता नहीं था, इसलिए कि हमने जो काम किया वो सबको पीछे छोड़ दिया। अब जो लोग भी ये कहते हैं कि भाई वो शहर बनाएंगे तो नेमतुल्लाह साहब ने क्यों मरे, तो नेमतुल्लाह साहब की रूह तो किसी के जिस्म में अंदर नहीं आएगी ना। जिंदा लोगों में तो अभी मैं ही हूँ जिसने आखिरी अपने हाथों से जो है वो, ये तो इसी तरह है कि भाई आप किसी हॉस्पिटल में जो है ना वो 5 सालों तक एक जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठा हुआ बंदा अकाउंटेंट ना देख रहा है कि डॉक्टर मरीज आ रहे हैं ऑपरेशन हो रहा है, मरीज आ रहे हैं ऑपरेशन हो रहा है। आखिर वो कहे कि 6 साल क्या यार, मैंने मुझे बड़ा तजुर्बा हो गया देख देख कर। अब जो है वो मैं हटाओ जरा डॉक्टर को, डॉक्टर नहीं आया आज मैं ऑपरेशन करूंगा। तो इसी तरह से अगर किसी को देख कर तजुर्बे में और किसी के हाथ से हमने 5 सालों तक इस शहर को चलाया है। एक और बात बताइए, आप खुद जाहिर है हमने आपको मुशर्रफ साहब के ज़माने में बहुत एक्टिवली काम करते हुए देखा और एमक्यूएम में अच्छे सियासी समझबूझ वाले बहुत समझदार लोग हैं। टिसौरी साहब का नाम वाज अ सरप्राइज फॉर सो मेनी पीपल इंक्लूडिंग एमक्यूएम के अंदर भी लोगों के चेहरों पे साफ लिखा पढ़ा जा सकता था, इनको नहीं पता कि ये कहाँ से आ गए। सो वाई टिसौरी साहब? पहले भी बहुत सारे गवर्नर्स रहे, पहले भी बहुत सारे आपके बड़े अहम लीडर्स हैं, टिसौरी साहब के पास ऐसा कौन सा जादू है? देखिए कुछ ना वो इतने अहम कैसे हो गए जिनके बारे में आपको पता ही नहीं था कि उन्होंने गवर्नर बनना है, कि उनके कहने पे आप सब लग पड़े? देखिए एक तो ये सवाल मुझसे बनता नहीं है, तो एमक्यूएम से बनता है आपको। आप भी तो गवर्नर साहब के कहने पे ही जाएंगे। नहीं, हम तो डेफिनेटली हम तो जब जाते हैं तो उनसे ये वाला सवाल जवाब तो हम नहीं करते, जाहिर सी बात।
ہم تو ان سے جب وہ بات کرتے ہیں ہم اس کو کہ کیوں بلایا ہے وہ بتاتے ہیں کیوں بلایا ہے، کیا بات کرنی ہے، جو بات کرتے ہیں ہم اس کا جواب دیتے ہیں. تو ہم تو اس طرح کی گفتگو میں انڈلج نہیں ہوئے. لیکن میں یہ کہتا ہوں آمین، اس کو اگر ویسے دیکھیں تو بھائی پاکستان میں جب عثمان بزدار جیسے لوگ جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب بن سکتے ہیں، جس کے جو ایگزیکٹو پوسٹ ہے، جو اللہ معاف کرے کہ ان کو میں نہیں چاہتا اس میں، تو وہ پھر یہ تو کامران ٹیسوری صاحب تو اس سے بہت زبردست آدمی ہیں. اگر آپ ان کے گورنری پہ تو مجھے اعتراض نہیں، ہو بھی نہیں سکتا. میں تو کہہ رہی ہوں کہ واٹ از پرسنالٹی کی بات کر رہا ہوں. ان کے پاس کیا میجک ہے کہ انہوں نے آپ سب کو اکٹھے کر لیا اور یہ اچانک ہو گیا. دیکھیں نا، دیکھیے میرا نہیں خیال ہے، دیکھیں میرا نہیں خیال ہے کسی کے پاس کوئی میجک نہیں ہے. حالات ہیں وہ میجک. یہ جو حالات ہیں، یہ حالات مجھے آپ کو اگر پوچھے کوئی مجھے نہیں کر سکتا، میں تو سننا گوارا نہیں کرتا تھا یہ والی بات نا. دیکھیے آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ بھئی ہم نے منافقت نہیں کی، ہم نے مخالفت کی اور بالکل کھل کر مخالفت کی. اگر آج میں اگر مفاہمت چاہتا ہوں تو میں کھل کر مفاہمت چاہتا ہوں، میں منافقت نہیں چاہتا. حالات 7 سال پہلے یہ حالات نہیں تھے. میں نے آپ کو جو سینیریو پہلے اپنی جو ہے وہ انٹرو میں بتایا آپ کو کہ میں کن لوگوں کے، اگر جن قوتوں کے پاس یہ شہر اگر چلا گیا تو شاید میری انا تو جو ہے وہ اس کو تو بڑا تسکین رہ جائے کہ بھائی میں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، میں پیچھے نہیں ہٹا، میری کوئی بدنامی نہیں ہوئی، میری انا جو ہے وہ اپنی جگہ رہی. لیکن 3 کروڑ لوگوں کا نقصان ہو جائے گا. تو آج مجھے چوائس ہے بٹوین مائی اون ایگو اینڈ دی لارجر انٹرسٹ آف دا پیپل آف کراچی، سندھ اینڈ پاکستان. تو میں اپنے آپ کو ہرٹ کر کے، اپنی ایگو کو ہرٹ کر کے. بٹ آپ نے سوچا کہ جو کچھ اس وقت اس ملک میں ہو رہا ہے، جس طریقے سے عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کا فال آؤٹ ہوا، ظاہر ہے لائک ہر بندے کو پتا تھا کہ آپ لوگوں کی جیسے موو شروع ہوئی تو ہر بندے نے اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھنا شروع کر دیا. تو ظاہر آپ نے بھی سوچا ہوگا کہ یہ اپیرنٹلی یہ لگے گا کہ وہاں سے ہو رہا ہے. اگر ہو بھی رہا ہے، کیا واقعی آپ سے کسی نے رابطہ نہیں کیا؟ کوئی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطہ نہیں؟ میں اتنا سوچتا نہیں ہوں صحیح کام کرنے سے پہلے. دنیا جو ہے وہ دیکھیں، اگر آپ ہر کسی کی اس میں جو ہے کرتے رہیں گے تو پھر تو آپ، میں نے تو آج تک اگر ایسا ہوتا تو ہم پر پتہ نہیں کتنی باتیں کر دی لوگوں نے. 2018 کا الیکشن ہو گیا، سب سے رزلٹ سامنے میں آ گیا. تو میں تو کہتا ہوں جن لوگوں نے ہم پر الزامات لگائے تو ان کو معافی مانگنی چاہیے. ہم پہ پہلے تو ہمیں یہ کہتے ہیں لے کر ہی آئے. اصل میں پاکستان میں بہادری کا، ایمانداری کا، جرت مندی سے بات کرنے کا اور اسٹینڈ لینے کا اب کسی زمانہ ہی نہیں ہے، روایتی نہیں ہے. کسی کا سمجھ ہی نہیں آتی یہ بات کہ ایک آدمی سینیٹر ہے، سٹنگ سینیٹر، 6 مہینے اس کو ہوئے ہیں، 5.5 سال باقی ہے، پارٹی کا بلو آئیڈ بوائے ہے، اس کو آگے جو چیز بٹنی اس کو بھی وہ ملنی ہے. اس کو اچانک جو ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ اس چیز سے اختلاف کرے؟ یہ کسی کے آج کے معاشرے کے اندر کسی کو یہ بات سمجھ نہیں آتی. اب میں لوگوں کے سمجھانے کے لیے یا اس کو یقین دلوانے کے لیے کیا کروں کہ میں اسی غلط کا ساتھ دوں؟ نہیں بھائی، مجھے مر کر اپنی قبر میں جانا ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے تو اللہ واضح کر دے گا کہ کون سی اسٹیبلشمنٹ ہمیں کرا رہی ہے، کون نہیں. میں نے آپ کو بتایا جب کسی سے کوئی رابطہ نہیں. آپ دیکھیں رابطے کیوں نہیں ہوں گے؟ رابطے جو اس پاکستان میں آپ کے نہیں ہوں گے رابطے. جو ہے وہ کسی کون سا اینکر ہے جس کے رابطے نہیں ہیں؟ کون سا ٹی وی جس کے رابطے نہیں؟ کون سا جو ہے وہ بیٹ رپورٹر جس کے رابطے نہیں؟ ایون کہ ٹھیلے والوں کی جو ایسوسیشن ان کے بھی رابطے ہیں. تو یو ول بی ایبل ٹو ٹرسٹ دس MQM، کیونکہ اس MQM سے تو جو آپ کی مخالفت تھی وہ ہم سب کے علم میں ہے. دیکھیں میں یہ کہوں کہ آج میں کہتا ہوں دیکھیں ہمیں منیمم جو ہے وہ کامن ایجنڈا پہ ایک ہونا چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے اس کو شہر کے لیے اور لارجر اس کے لیے انٹرسٹ کے لیے اور اپنی جو ہے وہ ڈفرینسز کو منیمائز کرنا چاہیے. اگر کہیں پر میں کوئی ایسی بات کہہ رہا ہوں کہ جو کہ لاجیکل نہیں ہے تو میں اپنی بات ترک کروں گفتگو کے ذریعے. اور اگر کہیں پر وہ اپنی جو بات ہے اگر وہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ میری ایڈوائس جو ہے زیادہ بہتر ہے تو ڈیفینیٹلی ہم جب اگر ہم سے وہ بات کریں گے تو ہم ان کو یہ اس چیز پہ کنوینس کریں گے. ہم بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں. جی کچھ مزید سوال مصطفیٰ کمال صاحب کے سامنے رکھیں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو نیوز ٹوڈے جی، اور ہم بات کر رہے ہیں پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال صاحب سے. مصطفیٰ کمال صاحب، جو اب ایشوز ہیں آن ہینڈ، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے، عام انتخابات کی بات کر رہی ہوں، مرکز میں جو ساری صورتحال ہے اس میں اس پالیٹکس میں کیا آپ اپرچونٹی کیا دیکھتے ہیں کراچی کے لیے اور پھر سندھ کے لیے؟ دیکھیے مجھے تو بڑا بلیک سینیریو نظر آتا ہے آج کی جو سچویشن ہے. کیوں ہے؟ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے. ویری انفارچونیٹ جو ہمارے نیشنل کینوس پہ جو بڑے لیڈر کہلاتے ہیں
انہوں نے اپنے بڑے ہونے کا ثبوت نہیں دیا. اور میں عمران خان صاحب کی بات کروں گا کہ وہ بڑے لیڈر کہلاتے ہیں اپنے آپ کو, اور ان کے لوگ کہتے ہیں اپنی ذات سے باہر آ کر ملک کے ساری سچویشن کو, اپنے ضد کو چھوڑ کر ان کو ایک ایسا ان کو اسٹانس لینا چاہیے. میں تو کہتا ہوں ہماری مثال آپ کے سامنے ہے. میں آج چاہوں تو کراچی کے لوگوں کو کنٹینیوٹی کے ساتھ جو ہے وہ پولرائزیشن رکھوں, ڈفرینسز رکھوں, اس لیے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی مجھے تو اپنی کہی ہوئی باتیں یاد ہیں, میں ٹی وی کو بھی, کیمرے کو بھی یاد ہیں, ریکارڈ میں ساری چیزیں, لیکن پھر بھی مجھے پتہ ہے کہ مجھے پتہ ہے میں آج اپنے آپ کو نہیں, میں جو ہوں بس آخری سانسوں تک آج کے حالات کے حساب سے مجھے لوگوں کے لیے فیصلے کرنے. تو آج چلیں بھائی آپ نے اپنی چیزیں کر لیں. آج جو ملک کے حالات ہیں کہ روزانہ یہ بات آتی ہے کہ ملک ڈیفالٹ کرے گا, چیزیں کرے گا, ایک انویسٹرز کا جو ہے وہ ٹرسٹ آ کر نہیں دے رہا, باہر والے لوگوں کا ٹرسٹ آ کر نہیں دے رہا, باہر کے جو لوگ پیسے بھیجتے ہیں وہ ہنڈیوں کے ذریعے بھیج رہے ہیں, وہاں پہ ریٹ زیادہ ہیں, بینک کے ریٹس کم ہیں. ان ساری سچویشنوں کو ملک اگر رہے گا تو سب کی سیاست چلے گی. لیکن عمران خان صاحب کے زمانے میں جب حالات کچھ بہتر بھی تھے, جس کا وہ کہتے ہیں جب شروع میں ڈالر بھی اتنا اونچا نہیں تھا, مہنگائی بھی تھوڑی سی کم تھی, کراچی کے تو یہی مسائل تھے, کراچی کے تو ہم اتنے برسوں سے یہی مسائل جی ایگزیکٹلی. اس لیے کہ کراچی کی ہمیں یہی تو گلا ہے. آپ نے پوچھا نا پہلے کہ بھائی عمران خان پی ٹی آئی کے بعد 4 سالوں میں وہ 8 دفعہ ٹوٹل آئے کراچی میں 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے. اتنی بڑی انہوں نے باتیں کی, 1100 ارب روپے اور 172 ارب روپے, 1 روپے جو ہے نہیں لگا. نواز شریف صاحب جو ہے وہ یہ گرین لائن چلا کر گئے تھے, بنا کر گئے تھے پورا اسٹرکچر, 20 بسیں آنی تھیں اس پہ, وہ 20 بسیں نہیں آئیں, فیڈرل گورنمنٹ کو لے کر آنی تھی. K4 کا منصوبہ جہاں چھوڑ کر گئے تھے وہیں پر K4 کا منصوبہ ہے, پانی کی لائن. تو انہوں نے تو کوئی اونرشپ نہیں. پھر کیا ستم ظریفی یہ کہ کراچی کے سینسس کو, جعلی سینسس کو انہوں نے اپنی کیبنٹ سے اپروو کر دیا, 2 نمبر سینسس کو. پھر کراچی کے سندھ کے کوٹا سسٹم کو تاحیات جو ہے وہ انہوں نے اپروول دے دی. یہ وہ چیزیں ہیں جس سے جبکہ ان کا بڑا مینڈیٹ تھا, یہاں پہ 14 سیٹیں تھیں, گورنر یہاں سے, صدر پاکستان وہاں سے, عمران خان نے خود الیکشن یہاں پہ لڑا اپنی 1 سیٹ سے یہاں پر, لیکن انفارچونیٹلی وہ کراچی کا جو حق تھا جس کی ہم جو امید کر, پھر لوکل گورنمنٹ کے الیکشن نہیں کروائے, پنجاب میں بھی نہیں کرائے, یہاں بھی نہیں کرائے, کے پی میں بھی نہیں کروائے. اگر وہ آئیڈیل قسم کا لوکل گورنمنٹ نظام دے دیتے, اس کو جو ہے وہ آئین کا حصہ بنا دیتے, تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان سے پورا پاکستان کوئی نہیں چھین سکتا تھا. اور آپ کے سب جماعتوں سے میں نے پوچھ لیا, آپ کے نون لیگ کے ساتھ کیسے روابط ہیں؟ بڑے اچھے روابط. ابھی ہماری پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, اور جو ہے وہ یہاں پہ بھی نون لیگ کے جو ذمہ داران ہیں, اور پھر ہمارے ویسے بھی جو ہے ہم نے دیکھیں مخالفت چاہے کسی کی بھی ہو, ہم نے ایک لیول کراس نہیں کیا, ہم نے ذاتیات پہ نہیں آئے. ہم نون لیگ پہ یا ایون کہ پیپلز پارٹی پہ بھی ہم ذاتیات پہ, عمران خان جس طرح سے بلاول بھٹو کو کہتے ہیں یا ان کے زرداری صاحب کو کہتے ہیں, اور ہم نے یہ ساری چیزیں نہیں کی, یا مولانا فضل الرحمان کو جس طرح کی باتیں کرتے ہیں, یا نواز شریف کو ان کی فیملی کو جس طرح کی بات. اچھا, اب میں آپ کی اپنی ایک سوچ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ جو واپسی کا عمل ہے, بہت سارے لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ ایم کیو ایم وہ ایم کیو ایم جو شاید 2012 11 10 تک تھی, اس کی واپسی اور اس کی بحالی کا سلسلہ ہے. You see Altaf Hussain in any of these scenario? Not at all. بالکل بھی نہیں. Not at all. He is out of question. Time has gone. Gone are the days. دیکھیے الطاف حسین سے سمجھنے کی ضرورت. الطاف حسین صاحب کی بات شروع ہوتی ہے مارنے سے شروع ہوتی ہے, خوف کریٹ شروع کرنے سے شروع ہوتی ہے, خوف سے ختم ہوتی ہے. نمبر 1, خوف کیسے کریٹ ہوتا ہے؟ جب وہ تو نہیں آتے یہاں پر مارنے کے لیے بندوں کو, یہاں پر ان کی کال ریسیو کر کے کوئی نوجوان ان کی کال ریسیو کرے, اور وہ جتھا یا وہ نوجوان ان کی باتوں کو ایگزیکیوٹ کرنے والا بنے. آج اللہ کا شکر ہے کہ 5 سالوں میں 7 سالوں میں آج اس شہر کا نوجوان ہماری تعلیمات کی وجہ سے اور ریاست کی پالیسیز کی وجہ سے آج الطاف حسین صاحب کی کال پر ہتھیار اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. کال وہ آج بھی کر رہے ہیں بھائی. ڈیفینیٹلی بھائی, تو سوشل میڈیا ہے نا, وہ تو خطاب بھائی خطاب کہتے ہیں بھائی پابندی کون سی؟ آج کے دور میں تو کوئی پابندی لگا ہی نہیں سکتا نا, پہلے سے زیادہ خطابات چل رہے ہیں بھائی. آج تو کسی جگہ پہ پیسے لگا کر کسی کو مجمع کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہر کوئی اگر سارا کراچی جو ہے ان کی بات سننا چاہے, وہ لائیو فیس بک پہ خطاب کر رہے ہیں, آپ اس کی جو ہے وہ اٹھا لیں پوری دنیا بھر میں کہ 200 400 600 لوگوں سے زیادہ اگر کسی کے پاس ہو, یا جب بہت زیادہ جو ہے وہ کرتے ہیں تو چند ہزار میں چلی جاتی ہے بات. بھائی چند ہزار لوگ, ایک ٹائم تھا کہ ان کی کال پر جب تک مٹھی بند تھی, جب تک وہ ایکسپوز نہیں ہوئے تھے, ہم اس کا حصہ رہے ہیں. ان کی کال پر ہزاروں لوگ اپنی جان دینے کے لیے نکل آتے تھے. اب نہیں نکل رہا نا, آوازیں لگا کر تھک گئے, نہیں نکل رہا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں زمانہ چینج ہو گیا ہے, ان کو اب توبہ کرنی چاہیے, اللہ سے رجوع کرنا چاہیے. بار بار ہوشیاری اچھی نہیں ہوتی. آج بھی ان کے پاس پیکیج کیا ہے؟ آج کیا پیکیج ہے؟ 40 سالوں تک ان کے پاس اس شہر کی حکمرانی رہی ہے. وزیر اعظم ان کے دروازے پہ آتا تھا,
एक कॉल पर 5 लाख लोग रोड पर निकलने के लिए तैयार होते थे। शोधा कब्रिस्तान नौजवानों ने अपनी जानें दे देकर भर दिया, पूरा जेल भर दिए, सारे लापता हो गए। लेकिन आज जो वो 40 सालों में कोटा सिस्टम पे बनने वाली पार्टी, आज कोटा भी नहीं मिल रहा, कोटा भी नहीं मिल रहा। एक रहमान मलिक की कॉल पर 2008 से 2013 तक, फिर 2015 तक डील होते थे, एक रहमान मलिक की कॉल पर डील होते थे, हैं? तो ये, और बैठकर जो है वो खवातीन माओ बहनों की, पढ़ी लिखी कौम की माओ बहन, टीवी के कैमरे लगाकर आप बता रहे हैं कि बच्चे कैसे पैदा किए जाते हैं, ये आपकी लाइव तकरीर है सारी। उस आदमी को, मतलब मैं तो हैरान हूं बहुत सारे चंद लोगों पे, नौजवानों पे, कि इनको कौन लोग है, बोले भाई बाप तो, अरे भाई यार उससे पूछो किया क्या उसने। मुझे आज अगर भाई मुझे मुस्तफा कमाल को तो सबसे आखिरी आदमी होना चाहिए, मुस्तफा कमाल, जो अल्ताफ हुसैन की मुखालफत करे। क्यों? क्योंकि भाई सब कुछ दिया उसने मुझे। एमपी 20 साल पहले मुझे एमपीए बनाया, 20 साल पहले मुझे 19 साल पहले वजीर बनाया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मेरी आज से उम्र 20 साल कम कर लें, मेरे मूंछों के बाल नहीं आए थे, मैं एमपीए था, मैं अभी जवान था, मैं जो है वो नौजवान, मैं वजीर था इस सूबे में। मैं आज से 15 साल पहले इस शहर का मुझे मेयर बनाया, आज से 10 साल पहले मुझे इस मुल्क का सेनेटर बनाया, और मैं उनका ब्लू आइड बॉय था, मैं सेक्टर राब्ता कमेटी का मेंबर था। मुझे तो मुस्तफा कमाल को तो सबसे आखिरी आदमी होना चाहिए जो अल्ताफ हुसैन की मुखालफत करे। मुझे क्या बात पड़ी है? कराची के बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं कि अब ये गवर्नेबल शहर नहीं रहा। डू यू थिंक अगर आप लोग सारे, सिर्फ एमक्यूएम नहीं बाकी जमातें, कोई ऐसा सिलसिला हो सकता है कि कराची के डेवलपमेंट के ऊपर आप लोग कोई मॉडल बना लें? हमारे कुछ सोर्सेज ये कहते हैं कि कोशिश ये की जाती रही है कि एक हाई पावर्ड कोई कमीशन बन जाए और वो डेवलपमेंट के ऊपर तमाम सियासी जमातें उसमें हिस्सा हो जाए। यू थिंक कि उस तरह का मॉडल? मैं इस बात को नहीं मानता कि कराची जो गवर्नेबल शहर नहीं रहा। आपने कोशिश क्या की है? अब आज रात से शुरू करें भाई, ये टैंकर्स माफिया कौन चला रहा है, ये पानी के कनेक्शन जो कौन बेच रहा है, भाई यही लोग हैं। अरे भाई तुम चोरी करना छोड़ दो, चोरी बंद ना हो जाएगी। ये तो अजीब बात है, खुद चोरों के सरदार भी हैं, चोरी भी करवा रहे हैं और कह रहे हैं चोरी नहीं रोक सकते। और भाई तुम ही तो हो जो चोरों की सरदारी कर रहे हो, तो फिर चोरी और कह रहे हो नहीं। बिल्कुल भाई, आज से एक रात से शहर ठीक होना चाहिए, मैं मानता नहीं इस वाली बात को। आप अगर चोरी करना बंद कर देंगे, अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, ये शहर गवर्नेबल हो सकता है। तो आई मीन वेरी अनफॉर्चुनेट। तो यहाँ पर ये ठीक होना सिर्फ ठीक बात नहीं है कि भाई आज आप अच्छे हैं या आप अच्छी बात कर रहे हैं। हर यहाँ पर प्रॉब्लम पाकिस्तान की क्या है, हर कोई दूसरे के ब्रांड का बुरा आदमी हटाकर अपने ब्रांड का बुरा आदमी लगाना चाहता है और उसकी टिकाकर हिमायत करना चाहता है, क्योंकि मेरे ब्रांड का बुरा आदमी है। ये है अलमिया पाकिस्तान का। तो क्या बलदियाती निजाम जो आ सकता है वो हल है? नहीं, अभी जिस तरह का ये निजाम है, वो तो परमानेंट हल नहीं है। इसको तो बहुत रिफॉर्म होने की जरूरत है। आर्टिकल 140 की जो सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह की है, मनोअन वो, और इसके अलावा हम तो उसको भी नहीं मानते, उससे आगे की बात करते हैं। देखिए, अब ये दुनिया में कहीं पे भी जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वो डिवोल्यूशन ऑफ पावर के बगैर आप मुल्क चला ही नहीं सकते। सिटीज आर the revenue engine of that particular country, every country in the world, and cities make country rich। कि शहर जो है वो मुल्कों को अमीर करते हैं। आप अगर शहरी इस तरह के वाइब्रेंट पोर्ट सिटीज को आप जो है वो उसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जरिए चलाएंगे कि वजीर आला जो है वो सीवरेज और पानी की लाइनों का इंचार्ज होगा, वो कचरे का इंचार्ज होगा, वो जो है वो हर रोड का, ट्रांसपोर्ट का, अस्पतालों की दवा, तो आप अपना घर नहीं चला सकते। तो जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो सकता है, आप लोग सारे वापस इकट्ठे हो सकते हैं, तो कराची के लिए क्यों नहीं कोई मुआहिदा क्यों नहीं हो सकता? सारी जी, उसके लिए स्ट्रगल की जरूरत है, उसके लिए एक जबान होकर बोलने की जरूरत है, उसके लिए जो है वो एक प्रेशर बिल्ड करने की जरूरत है। और मैं समझता हूँ ये अगर होगा तो फिर यकीनन जो लोग नहीं भी मानने वाले बात है वो मानेंगे बात। आम इंतखाबात आपको होते हुए नजर आते हैं? आखिर में बताइए। आम इंतखाबात होने चाहिए, और मुझे तो अभी ऐसा कोई नहीं लगता कि आम इंतखाबात जो टाइम पर ना हो। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। थैंक यू जी। मुस्तफा कमाल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी जी। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह से बात कर रहे थे। कराची के बहुत गंभीर मसाइल हैं और कराची की जो एक दूसरे के साथ छीना झपटी है सियासतदानों की, सियासी जमातों की, किसका कितना शेयर है, कौन कराची पे हक इक़्तिदार रखता है, किसका इख्तियार होगा, किसके हाथ में कराची होगा, ये झगड़ा जब तक सुलझेगा नहीं तब तक ये शहर इसी तरह से मसाइल में घिरा रहेगा। आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।